नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पे। चलिए आज साइंस का टेस्ट लगा लेते हैं और इसमें 3 टेस्ट इंक्लूड करेंगे हम। और तीनों टेस्ट बहुत सारा बेसिक सारे साइंस के कवर अप करेंगे। और साइंस का एक टेस्ट हम लगा भी चुके हैं, बट ये लास्ट के हैं जो कि बचे हुए हैं, तो कवर अप कर लेते हैं। जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो एटलीस्ट हम गायब तो नहीं रहेंगे कि हमें नहीं आता है। ठीक है, चलिए साइंस का देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सदिश जो राशियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी हमें पता है, डायरेक्शंस और इसके इसमें इनके व्यक्त करने के लिए केवल दिशा की आवश्यकता होती है। जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं ये केवल बोल रहा है केवल दिशा की आवश्यकता होती है। ये राशियाँ जोड़ के त्रिभुज नियम का पालन करती हैं। संवेग इसी प्रकार की भौतिक राशि है। तो इसमें सिर्फ और 2 और 3 हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ जो हमारा डायरेक्शन के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए होता है, बट सिर्फ डायरेक्शन के लिए नहीं होता है। ठीक है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। आदिश राशियाँ कहलाती हैं, मतलब जो स्केलर क्वांटिटी होती है परिमाण की। इसमें परिमाण और प्लस दिशा भी चाहिए होती है दोनों के लिए, तो वेक्टर के लिए। ठीक, तो 2 और 3 आंसर हो जाएगा हमारे पास। अब आते हैं निम्नलिखित में से कितनी आदिश राशियां हैं, मतलब कौन कौन सी आदिश राशियां हैं ये पूछ रहा है। तो विद्युत मतलब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, मास, मैग्नेटिक फील्ड, इन सब में से कितनी सारी हैं। तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही इसमें हैं। और देखो सबसे पहले आदिश राशियां जो हैं कितनी सारी होती हैं, दूरी हो गया, लगभग डिस्टेंस, चाल हो गया, ठीक है, और एनर्जी हो गया, ऊर्जा हो गई, थोड़ी लंबाई हो गई क्योंकि एक डायरेक्शन है, क्षेत्रफल हो गया, किसी का द्रव्यमान हो गया, तापमान हो गया, कोई कार्य हो गया, घनत्व हो गया, ये सारी चीज़ें। और सदिश जो राशियाँ हैं, मतलब हमारे पास जो सदिश राशियाँ हैं, देखो द्रव्यमान हो गया हमारे पास, ठीक है, विद्युत धारा, तीव्रता है, चुंबकीय जो क्षेत्र है वो अलग है, बट विद्युत धारा और जो सदिश राशियाँ हैं वे बल, संवेग और वजन, भार, ये सारी चीज़ें इंक्लूड करती हैं। तीव्रता जो है ये सदिश राशियाँ हैं, मतलब वेक्टर क्वांटिटी ही है। इसमें विद्युत धारा भी हो गया, तो ये दोनों के दोनों हो गया। घन चुंबक के क्षेत्र, तो क्षेत्र आ गया ना, ठीक है, तो ये हमारे पास 2 हो गया। ठीक, तो इसमें जो चुंबक के क्षेत्र है क्लियर कर लेते हैं, और विद्युत तीव्रता है, ये दोनों के दोनों सदिश है, मतलब वेक्टर है। और हमारे पास ये पूछा क्या है, सिर्फ और सिर्फ आदिश, मतलब स्केलर क्वांटिटीज। तो ये दोनों द्रव्यमान और धारा जो हो जाएगा वही हो जाएगा हमारे पास, केवल 2। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंटर्स पे। यह एक समान वृत्तीय गति एक त्वरित गति होती है, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सलेटेड मोशन। ठीक है, एक समान वृत्तीय गति में वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदल जाती है, मतलब हर एक चीज़ बदल जाती है। दोनों एक दूसरे पर व्याख्या भी कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे से सही भी हैं। वे 4 देख लेते हैं। वे भौतिक राशियाँ जो अन्य भौतिक राशियों से स्वतंत्र हैं मूल राशियाँ कहलाती हैं। ठीक है, समय एक मूल भौतिक राशि है। दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, ये एक भौतिक राशि ही है। ठीक, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 5th क्या बोल रहा है, किसी भौतिक राशि की प्रकृति व्याख्या उसकी विमाओं द्वारा की जाती है। अच्छा, ठीक है, और जो डायमेंशनल फार्मूलाज डराइव क्वांटिटीज़ आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे, उसी से ही फंडामेंटल क्वांटिटी से ही डिफाइन की जाती है। ठीक, जिसमें हमें पता है कि जो 7 जो मूल राशियां हैं कौन कौन सी हैं। ठीक है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, जो तीव्रता है, CD जो है, पदार्थ की मात्रा, ये सारे होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कितने मूल राशि SI की मात्रक हैं, कितनी सारी हैं जो SI की मात्रक हैं, देख लेते हैं। केल्विन, एम्पियर, कैंडला, मोल, सभी 4 हैं। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 7 पे। कोणीय विस्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। एंगुलर के बारे में बात बोल रहा है। ठीक है, वृत्तीय गति के अधीन कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष जितने कोण घूम जाती है, अच्छा, जितने कोण घूम जाती है उसे कोणीय विस्थापन कहते हैं। जितना वो घूमेगी, जितने एंगुलर में घूमेगी उसे कोणीय विस्थापन कहेंगे। इसका मात्र रेडियन सेकेंड में होता है। तो ये सिर्फ पहला वाला सही है, इसका मात्रक जो होता है 7th वाले में D होगा। और देखो कोणीय जो विस्थापन है ये तो है कोणीय विस्थापन सापेक्ष जितने कोण घूम जाती है, मतलब वो जितने ही एंगल में घूमेगी वो उसका ही हो जाएगा। तो उसका जो मात्रा होगा वो रेडियन में ही होता है। और ये करके सेकंड क्यों दिया, रेडियन पर सेकंड नहीं होगा, सिर्फ रेडियन होता है, सिर्फ रेडियन। ठीक है, अब निम्नलिखित में से कौन सा एक अत्यधिक लंबी दूरियों को मापने के लिए प्रयोग की जाता है। बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है तो कौन कौन से माने जाते हैं। खगोलीय इकाई, प्रकाश, लाइट ईयर जो है बहुत बार पूछता है, लाइट ईयर किसका वो है, पार्सेक है। तीनों की तीनों ही की जाती हैं। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्यमान के मापक है जो कि यूनिट ऑफ मास है। तो यूनिट ऑफ मास कौन कौन से हैं, तो ओस, पाउंड, डॉप्शन और क्यूस। देखो ओस होगा, पाउंड होगा, ठीक,
और डॉप्शन जो है हमें पता है ओजोन की जो यूनिट होती है ओजोन को नापने के लिए उसकी चीज़ आती है। और क्यूसिक जो वो फीट प्रति सेकंड का सक्षम है, मतलब ये प्रवाह नापने के लिए क्यूसिक, मतलब जो फ्लो धाराएं होती है प्रवाह जो बह रही है वेव्स, तो ये सिर्फ 1 और 2 मतलब 2 ही हो जाएंगे। मापन की किस प्रकार प्रणाली को प्राय ब्रिटिश प्रदिष्टि भी कहा जाता है, मतलब ब्रिटिश सिस्टम कौन कौन किस प्रणाली को कहा जाता है, तो ये FPS प्रणाली की जाती है, ठीक है। फुट पाउंड सेकंड को ये ब्रिटिश प्रणाली भी की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है, मतलब फिर से बोल रहा है कि कौन सी वेक्टर है, ठीक है। कोणीय संवेग, हाँ। बल आघूर्ण, हाँ। चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है। ये तीनों ही आवर्ती नहीं है, आवर्ती नहीं है। वेक्टर क्वांटिटी ही स्केलर आवर्ती नहीं है। उसका डायरेक्शन का क्या है उसके, अगर मान लो कोई ट्रायंगल रेक्टेंगुलर है तो। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिएगा, भौतिक राशि और मात्रक। तो देख लेते हैं कौन कौन सा मैच कर रहा है। बोल रहा है कि जो दाब होता है वो पास्कल है, हाँ वो प्रेशर। बल जो है वो डाइन न्यूटन दोनों ही रहते हैं सब। तो ज्योति तीव्रता है वो ल्यूमेन नहीं होता, कैंडला होता है, कैंडला, ठीक। ज्योति की जो तीव्रता है वो उसका जो आएगा वो कैंडला आएगा, और जो फ्लक्स होता है उसका ल्यूमेन, मतलब एक्सचेंज कर दिया इन्होंने ये। तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही युग्म सही हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है कि मैच करना है फिजिकल क्वांटिटी के साथ। तो ये देख लेते हैं। पहला बोल रहा है कि जो संवेग या आवेग है, मतलब मोमेंटम के बारे में किससे मैच करेगा, तो न्यूटन सेकंड होता है, तो ये हो जाएगा। और जो पृष्ठ तनाव होता है न्यूटन पर मीटर, जो होता है सरफेस का टेंशन, कितना फोर्स लग रहा है पर मीटर पे, कितने एरिया पे लग रहा है। गुप्त उष्मा जो होता है जूल पर किलो केजी होता है। जड़तत्व आघूर्ण होता है, क्रिया वर्ग मीटर होता है, ठीक है। तो 13 में ये हो जाएगा ए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिएगा, भौतिक राशि और मात्रक, मतलब पहले भौतिक राशि दिया फिर मात्रक दिया। चुंबकीय प्रेरणा दिया है, तो वो ये मात्रक मैक्सवेल नहीं है। चुंबकीय जो प्रेरणा होता है वो गॉस के है, गॉस, ठीक। ये तो 12th वाली ही है। शांता जो है वो पॉइज होता है, ठीक है, ये सही है। वर्ग मीटर या न्यूटन सेकेंड वर्ग मीटर जो होता है। चुंबकीय जो फ्लक्स होता है वो वेबर और मैक्सवेल होता है। तो 2 युग्म सही है, यही पहला वाला ही गलत दे दिया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये दे दिया पावर्स के, 10 के पावर्स और किसके नाम में है, ठीक है। तो 10 द पावर जो 18 होता है वो एक्सा होता है, ठीक है, एक्सा होता है। 10 द पावर जो 15 होता है वो पेटा होता है, तो पेट से पेटा होता है, पी से पेटा होता है। 12 जो आ गया तो टेरा होता है, 12 इज टेरा, ना तेरा ना मेरा, तो 9 जो हो जाएगा गीगा हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी का 1 हो जाएगा ये, तो डी विल द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिएगा। वैज्ञानिक उपकरण दे दिए हैं, मतलब साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट दे दिए हैं, उसके यूज़ करने के लिए बात बोल रहा है, ठीक है। अल्टीमीटर विद्युत धारा मापमान, एमोमीटर वायु वेग का मापन, कैस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि का विलेखन, फैदोमीटर समुद्र की जो गहराई होती है, ठीक है। तो देखो अल्टीमीटर होती है ऊंचाई का सूचक होता है, तो मीटर विद्युत का परमात्म नहीं होता है, ऊंचाई जो सूचित होते हैं उसके लिए होता है। एंड देखो एमीमीटर तो विद्युत का होता है, तो ये इसके एमीमीटर के लिए होगा, करंट को मापने वाला, ठीक है। एनोमीटर का होगा वायु वेग का, तो है। कैस्कोग्राफ जो है पौधों की वृद्धि का अभिलेखन, बिल्कुल। फैदोमीटर समुद्र की गहराई का होगा, तो हमारे पास सी विल द राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से किस यंत्र की सहायता से कार के पहियों द्वारा तय की गई दूरी का मापन किया जा सकता है, तो किस कहा जाएगा, तो ओडोमीटर से किया जाता है कि कितना चली है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। टैकोमीटर जो होती है वो किससे होती है, ये सारी चीज़ें पूछ रहा है। तो जो टैकोमीटर होती है मोटर बोट का और वायु के लिए होता है, तो मोटर बोट और वायुमान के वेग का नापक होता है। जाइरोस्कोप जो होता है किसी वस्तु की कोड़ियों वाली चीज़ होती है, किसी वस्तु की कोड़ीय स्थिति का नापन किया जाता है, जाइरो। एस्केलेटर चलती हुई यांत्रिक सीढ़ियाँ होती हैं, ये तो हम लोग सब देखे हैं। और एक्विटमीटर जो होती है सूर्य की किरणें जो होती हैं उससे तीव्रता मापने की होती है, तो ये हमारे पास हो जाएगा डी का सी हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिएगा। वैज्ञानिक उपकरण, ठीक है, वैज्ञानिक उपकरण और उसके दे दिए हैं उपयोग, कौन कौन से उपयोग होते हैं और कौन कौन से उपकरण होते हैं, ठीक है। हिप्सोमीटर जो होता है समुद्र तल की ऊंचाई ज्ञात करने की हेतु होती है, हिप्सोमीटर बिल्कुल। स्पेक्ट्रोमीटर होता है प्रकाश का। हाइड्रोमीटर जो होता है द्रवों की अपेक्षा आर्द्रता ज्ञात करना होता है, बिल्कुल। हाइग्रोमीटर तो उसकी नमी होती है अपेक्षा, तो ये तो सारे ही सही दे दिए हुए हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कथन दे दिया, कारण दे दिया। किसी कर्ता के कार्य करने की दर से उसकी सामर्थ्य अवस्था शक्ति मापी जाती है। सामर्थ्य का मात्र जो होता है जूल पर सेकेंड होता है, बिल्कुल दोनों ही कथन सही हैं, एक दूसरे की व्याख्या की बात नहीं है, पर दोनों कथन सत्य हैं, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट 21 में। 21 क्या बोल रहा है कि फिर युग्म पर विचार कीजिएगा।
बोल रहे युग्मों पर विचार करिए। प्रथम वर्ग का उत्तोलक जो है क्लास 1 लीवर जो है सीजर हो गया, 2 है टोंग्स दे दिया हुआ है। तो सबके मैच द फॉलोइंग में दिया हुआ है, ठीक है। तो एक युग्म इसमें से बिल्कुल सही है। देखो प्रथम वर्ग का जो होता है वो कील उखाड़ने और मशीन कैंची का होता है, तो बिल्कुल ये सही तो दिया हुआ है, ठीक। जो द्वितीय वर्ग के होते हैं वो थोड़े से कूड़ा ढोने वाली जो गाड़ियाँ होती हैं उसका होता है, चिमटा वाला तो नहीं है। तृतीय वर्ग के जो उत्तोलक होते हैं क्लास लीवर पाइलस नहीं होते, चिमटा उमटा होते हैं, तो ये भी गलत दे दिया, सिर्फ और सिर्फ एक ही युग में दिया हुआ है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि जो ग्रेविटी दी हुई है उसके मान में कमी होगी, किस बेसिस पे कमी होगी, तो ये चीज़ें पूछ रहा है, ठीक है। बोल रहा है पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर, हाँ ऊपर जाने पर, ठीक है, तो कमी होगी। पृथ्वी के ध्रुव से विषुवत रेखा पर आने पर, मतलब पोल से अर्थ से इक्वेटर पर एक मिनट, जब ऊपर जा रहे हैं तो कमी हो रही है, तो ऊपर से नीचे आने में क्यों कमी होगी भाई? ऑब्वियस बात ये नहीं होगी। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर, मतलब रोटेशन ऑफ द स्पीड बढ़ने पर, बिल्कुल सही। पृथ्वी की सतह से गहराई जाने पर, हाँ तो 1 3 का 4 सही है। बोल रहा है कि शीट ऑफ द पेपर एंड स्टोन आर ड्रॉप्ड साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सेम हाइट ऑन द अर्थ, मतलब सेम हाइट से ही ड्रॉप किया जा रहा है, तो क्या होगा? तो पेपर विल रीच द सरफेस आफ्टर द स्टोन, ठीक है। पेपर जो आएगा वो स्टोन के बाद आएगा, ठीक है। तो 24 क्या बोल रहा है? 24 में बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। किसी उपग्रह का परिक्रमण काल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करता है, मतलब कोई भी पीरियड रिवोल्यूशन होती है सैटेलाइट के डिपेंड करता है उसके हाइट पे सरफेस ऑफ द अर्थ से। किसी उपग्रह का परिक्रमण काल उसके द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है, तो हमें पता ही है पहला वाला होगा, द्रव्यमान पे भी निर्भर नहीं करता है, ठीक है, डिपेंड्स ऑन द मास। पहला वाला सही, क्योंकि आउट ऑफ में जा रहे हो ना यूनिवर्स के। पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन होगा, वेग होगा, मतलब escape वेलोसिटी जो होगी, हमें 12 से ये चीज़ रट जाती हैं। escape वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। निम्नलिखित में से कौन सा तापमापी सीबेक प्रभाव, मतलब सीबेक जो इफेक्ट देता है, कौन सा देता है? तो ये ताप युग्म मतलब थर्मोकपल थर्मोमीटर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन दे दिया, उसका कारण दे दिया है, ठीक है, देख लेते हैं। पहला बोल रहा है कि रेत में खड़े होने पर किसी व्यक्ति के पैर रेत में धंस जाते हैं, लेकिन लेटने पर उसका शरीर अपेक्षाकृत कम धंसता है। एरिया की बात हो रही है, मतलब ना एरिया पे फोर्स लग रहा है। लेटने पर बल योग पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ जाता है तथा बड़े क्षेत्रफल पर कम दाब लगता है। तो प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, ये तो हमें फॉर्मूला पता ही है। तो ये दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करें, दोनों सही हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। प्रति इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी उसकी चाल है। वेग वस्तु की चाल के साथ साथ उसकी दिशा को भी व्यक्त करता है। जो वेग होता है वेलोसिटी, तो तभी तो वो वेक्टर क्वांटिटी है। चाल और वेग दोनों का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही बोल रहे हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। घर्षण एक बल है जो दो तलों के बीच सापेक्षिक स्पर्शी गति का विरोध करता है। दूसरा बोल रहा है दो सतहों के मध्य लगने वाला घर्षण बल उसके संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, मतलब उसके एरिया पर डिपेंड नहीं करता है। तो बिल्कुल दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है प्रत्यक्ष जो गति के अंतर्गत किसी पिंड को अधिकतम परास प्राप्त करने के लिए प्रक्षेपित किया जाना चाहिए, मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन में बॉडी शुड बी प्रोजेक्टेड अटेन इन द मैक्सिमम रेंज। कौन से रेंज में होना चाहिए? ये लगभग 45 डिग्री जो होती है 90 का हाफ, उसके रेंज में होना चाहिए अगर प्रोजेक्टाइल मोशन डालना है तो। फिर बोल रहा है कि विद इन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो ये तो हमें पता ही है कि आर्किमेडिक प्रिंसिपल वाली बात बोल रहा है, अरे आर्किमेडिक कह रहे हैं, हुक्स लॉ के बारे में ही बोल रहा है। आर्किमेडिक तो वाटर वाला है, तो हुक्स लॉ के बारे में स्ट्रेन और स्ट्रेस के बारे में रिलेशन बताता है। तो एकदम इजी पीजी क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों में से कितने न्यूटन की गति संबंधित तृतीय नियम के लिए उदाहरण है, मतलब कौन कौन से तृतीय के नियम के उदाहरण बोल रहा है, तो देख लेते हैं। पहला बोल रहा है कि नाव के किनारे पर से जमीन पर कूदने पर नाव का पीछे हटना, मतलब थोड़ा बैक हो रहा है, ठीक है। पेड़ की टहनियों को हिलाने से उसका फल टूटकर नीचे गिर जाना, ठीक। तो एक मिनट, ये तो फर्स्ट वाला है, तो तृतीय बोल रहा है ना, ठीक। और गोली मारने से कांच में गोल छेद हो जाता है परंतु पत्थर मारने पर वो कांच टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, ये भी फर्स्ट है भाई, नहीं, ठीक है। और कुआं से पानी खींचते समय रस्सी टूट जाने पर व्यक्ति का पीछे गिर जाना, तो पीछे हटना, ये 1 और 4 वाला होगा, सिर्फ 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को बल आघड़ कहते हैं, मतलब टॉर्क कहते हैं उस पर। किसी अक्ष के परितः
वरीयता एक बल आघूर्ण उस बल के परिमाण तथा अक्ष के बल से क्रिया रेखा के बीच लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसमें जो है वो दोनों के दोनों उसी के बराबर होता है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पृष्ठ का जो तनाव का एसआई मात्रक जो है न्यूटन पर मीटर है, ठीक है, मतलब सरफेस टेंशन की बात बोल रहा है, ठीक। तो बिल्कुल सही। पृष्ठीय तनाव के कारण लोहे की सुई जल पर तैरती है, बिल्कुल दोनों ही सही हैं। यह यदि एक द्रव्य कांच को गीला नहीं करता तब उसका संपर्क जो कोण होता है, मतलब कोई लिक्विड जो है अगर वो ग्लास को वेट नहीं कर पाता है तो जो उसका संपर्क कोण है वो क्या ही है, तो उसका अधिक कोण होता है, ज़्यादा कोण होता है, ठीक। तभी निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। केश नली द्रव के ऊपर चढ़ने अथवा नीचे उतरने की घटना को केशो कैपिलेशन कहते हैं। वही कैपिलरी एक्शन जो प्लांट्स होती हैं रूट्स के द्वारा ये पानी ले जाती हैं प्लांट्स, ठीक है। तो वही बोल रहा है पेड़ पौधों की शाखाओं तनों एवं पत्तियों पर जल आवश्यक लवण केसी के द्वारा ही पहुंचते हैं। तो ये तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, उसी कैपिलरी एक्शन से सहते हैं। जैसे अगर वो भी बोल दे लालटेन जो होता है और इसमें दिया जो जलाते हैं वो पानी जो उसका ऑयल होता है रिस रिस के जलता है, ठीक है, तो उसके लिए भी सेम कैपिलरी एक्शन ही होती है। जो यंग्स मॉडुलस इंडिकेट करता है स्टिफनेस ऑफ अ मटेरियल। अच्छा, यंग्स मॉडुलस जो है स्टिफनेस ऑफ द मटेरियल यूज रिप्रेजेंट करता है, बिल्कुल। यंग्स मॉडुलस जो इलास्टिसिटी ऑफ मेटल इज हायर देन द एलॉयज। हाँ, इलास्टिसिटी ऑफ मेटल्स की जो होती है वो एलॉय से ज़्यादा होती है। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। फिर से मैच करना एक्सरे, रडार, रेडियो और जो किए हैं आविष्कार उसके बारे में। एक्सरे मशीन का रोएंगटन किए हैं, ठीक है। रडार का सबको रॉबर्ट वॉस्टन ही थे। रेडियो का जो है जी मार्कोनी साहब, तो मार्कोनी इनका तो सबसे ज़्यादा ही याद होता है। लेज़र का होता है मैमन, थिएटर मैमन। तो लेज़र जो ट्रीटमेंट कराती हैं तो मैं करके लेडीज़ नहीं कह रही हैं कि भाई मैं सुंदर दिखूंगी, मैं सुंदर, तो लेज़र ट्रीटमेंट से याद करो। रडार का मार्कोनी साहब, तो जब भी हम माइक्रोनी खाते हैं तो रडार में आते हैं। तो 38 का जो हमारे पास आंसर हो जाएगा बी विल द राइट आंसर। अब आते हैं किसी टाइम पीरियड में पेंडुलम डिपेंड्स करता है। लोलक जो है वो किस पर डिपेंड करता है, टाइम जो पीरियड की बात हो रही है। तो देख लेते हैं लेंथ ऑफ द पेंडुलम, बिल्कुल। मास ऑफ द पेंडुलम ना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उसी पे डिपेंड करता है। 1 and 3 विल बी राइट आंसर। कंसीडर करना है फॉलोइंग पेयर्स को। ये सारे पेयर्स हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक बल्ब, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल सेल, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल डायनमो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू साउंड एनर्जी, स्पीकर। तो इसमें सारे के सारे बिल्कुल पेयर सही हैं, उसी को बोल रहा है कि कौन कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये टेस्ट हो गया हमारा 47, और इसमें भी एक और टेस्ट है साइंस का, कंटिन्यू करते हैं इसको, ठीक है। तो ये टेस्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। तो बोल रहा है पहला वाला, तो ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है इसके बारे में, वह तरंग जिसमें कणों की गति ऊर्जा की गति के लिए समकोण पर होती है अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है, मतलब ट्रांसवर्स वेव्स कहलाती हैं। कौन से, जो राइट एंगल पे होती हैं, ठीक, वो तो बात सही है। और ध्वनि तरंगे जो हैं वो हमारी साउंड वेव्स होती है, ट्रांसवर्स होती हैं, नहीं, ये गलत है, पहला वाला ही सही होगा। जो यांत्रिक तरंगे होती हैं वो अलग तरंगे होती हैं। तरंग तो हमें पता है कि कोई भी वेव्स के लिए बोला जाता है। और जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, देखो ट्रांसवर्स वेव्स के बारे में वो जो बोल रहे हैं, वो जो होती हैं वो भूकंपीय जो जल तरंगे होती हैं वही होती हैं। और जो नॉर्मली लॉन्गिट्यूडनल जो तरंग होती हैं वो ध्वनि तरंगे होती हैं। तो ये वाला गलत है, मतलब लॉन्गिट्यूडनल वाला ये है ध्वनि तरंगे, और इसका हो जाएगा पहला सवाल सही है, ठीक है। तो ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल ही है, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं निम्नलिखित इसमें से किसकी जो तरंग दैर्घ्य है, मतलब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी, किसकी होगी, तो ये हमारी गामा की होंगी। तो हमें गामा की होती है वो शॉर्टेस्ट जो तरंग है, मतलब वेवलेंथ होती है, ठीक है। तो गामा की होती है, और हमें पता है, देखो सबसे मेन चीज़ है जहाँ पे एक लाइन होती है जो कि एनर्जी इंक्रीज़ कर रही है, ठीक। अगर मान लो इधर एनर्जी इंक्रीज़ कर रही है, एनर्जी यहाँ पे इसकी इंक्रीज़ कर रही है इधर से ऐसे लाइन में, तो ऐसे वेव्स जाती हैं ऐसे तेज़ी से। अब धीरे धीरे ऐसे उसकी वेवलेंथ बढ़ती जाती है, वेवलेंथ बढ़ती जा रही है, ठीक। तो ये जो लाइंस होती हैं ना, तो उसमें जो रेडियो वेव्स और इंफ्रारेड्स, तो ये देखो यहाँ से लगभग रेडियो वेव्स होती हैं, फिर राम इन करके फॉर्मूला होती है, मतलब ट्रिक है। इंफ्रारेड आता है, फिर अल्ट्रा वायलेट रेज यूवी रेज आती हैं, फिर एक्स रेज होती हैं, फिर गामा रेज होती हैं, ठीक। तो गामा रेज की देखो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है ना, वही तो एनर्जी इनकी सबसे ज़्यादा होती है। गामा रेज, एक्स रेज, एकदम एक्सरे नहीं कराते हैं कि यहाँ पूरी बॉडी की एक्सरे हो जाती है, वो हो गया। तो उसकी इतनी फ्रीक्वेंसी इतनी तेज होती है, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी तेज है, वेवलेंथ कम है, ठीक है। तो ये हो गया। और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन उल्टा ही रहता है। एनर्जी और फ्रीक्वेंसी जो होती है,
एनर्जी प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के, तो जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी और जो न्यू होता है जो मतलब वेवलेंथ होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज़्यादा वेवलेंथ मतलब ये पूरा डिस्टेंस जो कवर कर रही है एक वेव, ठीक है, तो गामा की सबसे ज़्यादा होती है। ट्रिक से याद कर सकते हैं, राम इन यूवी एक्स जी, तो ये एक्सरे के बाद जी, तो एस यूवी में जा रहा है ना राम अंदर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बोल रहा है स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत तथा परावर्तक की सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, लगभग कितना होना चाहिए कि वो हमें साउंड सही से सुनाई देगा, तो हमें 17 मीटर की जो डिस्टेंस होती है प्रति वो होनी चाहिए। प्रकाश जो है लाइट कैन ट्रेवल इन द वैक्यूम बट साउंड नहीं ट्रेवल कर पाता, जो क्यों रीज़न क्या क्या है, तो रीज़न इसका एक ही होता है, प्रकाश तरंगें जो होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, नेचर उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ठीक, इसलिए उसकी वजह से लाइट जो है ट्रैवल करती है वैक्यूम में बट साउंड कैन नॉट, ठीक है, साउंड वाला वेव्स नहीं कर पाते। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बोल रहा है कि मानव नेत्र मतलब ह्यूमन आइज़ के बारे में बोल रहा है कि उसके बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ है, देखते हैं। पहला बोल रहा है कि सामान्य नेत्र दूर रखी वस्तुओं के साथ साथ निकट वस्तुओं को स्पष्टता दिखा जाता है। नॉर्मल आइज जो होती हैं वो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और नियर बाय ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख लेती हैं। अच्छा, वह न्यूनतम दूरी जिस पर नेत्र वस्तुओं को स्पष्टता से देख सकता है आयु के साथ साथ परिवर्तित होती रहती है। बिल्कुल बिल्कुल दोनों सही है, क्योंकि कभी अब जब से एजिंग होती है उसके हिसाब से हमारी जो पास की देखने की जो क्षमता होती है घटती जाती है, मतलब जो रहती है कभी और दूर का नहीं दिखता है। बहुत लोग होते हैं ना कि दूर का नहीं दिख रहा है, जैसे एजिंग होती है, या पास में कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है, मायोपिया हाइपर मायोपिया का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 6 में, निम्नलिखित माध्यमों में ध्वनि की चाल जो 0 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर बोल दिया उसको बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करिएगा, ठीक है, मतलब उसकी चाल को अरेंज करना, मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, ठीक है। भाप, समुद्र जल, कांच और एल्युमिनियम, तो सबसे ज़्यादा जो ध्वनि की जो चाल होगी वो होगी हमारे इसमें ही, भाप में ही होगी, फिर समुद्र जल में होगा, फिर कांच में, क्योंकि उसकी ठोसता बढ़ती जा रही है ना, उसकी डेंसिटी बढ़ती जा रही है। यहाँ पे तो एकदम पार्टिकल्स है, उसके अंदर जाके वेव्स ट्रैवल कर सकती हैं। समुद्र जल है, फिर ये तो और ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 2 3 4, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, सबसे ज़्यादा हो जाती है एल्युमिनियम में, इसमें ज़्यादा साउंड वेव्स होती हैं, जैसे रेल की जो पटरी होती है देखना, उस पर साउंड वेव्स बहुत ज़्यादा ट्रेवल करती हैं तेज़ी से, तो वही इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। अब आते हैं प्रकाश की चाल निम्नलिखित माध्यमों में से किस अधिकतम होती है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किस में होगी, तो ये तो ऑप्शन निर्वात में ही, वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होगी। ऊपर हमने देख के आए कि साउंड नहीं ट्रैवल कर पाते, बस स्पीड उसकी वैक्यूम में लाइट की ज़्यादा होती है, स्पीड ऑफ लाइट। चमगादड़ अंधेरे में बिना किसी चीज़ से टकराए उड़ सकते हैं, तो उसका रीज़न एक ही होता है कि वो पराश्रय तरंगें उत्पन्न करते हैं जिनको टकराने से बचती है, मतलब इन अल्ट्रासोनिक जो होती हैं वेव्स हो उनको करती हैं कि सामने कोई ऑब्जेक्ट है तो रिफ्लेक्ट होकर इनके पास आएगी, इनको पता चल जाएगा कि आगे कुछ है, तो वो रात में भी अच्छा खासा मूव कर लेते हैं। ध्वनि तरंग के 2 अनुक्रमिक संपीड़न के बीच दूरी के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द 2 सक्सेसिव कंप्रेशन के बीच की बात हो रहा है। तो अभी ऊपर मैं जो डेफिनेशन बता के आई हूँ वो वेवलेंथ की ही बारे में बोली है, ऐसे 2 वेव्स होती हैं पर्टिकुलर, तो इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है वेवलेंथ ही कहलाती है। अब बोल रहा है फार साइटनेस, मतलब दूरी की जो है, दूरी की जो चीज़ दिख रही है, तो मैंने एक ट्रिक उसमें वाले में बताई थी, मायोपिया इज़ शॉर्ट साइडनेस, मतलब पास की दिख रही है मायोपिया में, दूर का नहीं दिखता है, ठीक, और हाइपर मायोपिया में दूर का दिखता है। तो देख लेते हैं, इन दिस कंडीशन अ पर्सन कैन सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट बट कैनॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली, ठीक है। इट ऑकर्स व्हेन लाइट रेज फ्रॉम नियर बाय ऑब्जेक्ट फोकस एट द पॉइंट अहेड ऑफ द रेटिना, तो पहला वाला ही सही है, अहेड ऑफ द रेटिना नहीं होता है। तो ये पहले वाले में हाइपर, मतलब ये जो बोल रहा है प्रक्रिया जो हाइपर मायोपिया होती है वो दूर दृष्टि के रूप में जानी जाती है आमतौर पे, तो हमें फार साइटनेस ही बोलते हैं ना कि नियर बाय ऑब्जेक्ट कैनॉट सी द, पास वाला नहीं दिखता, क्योंकि ये हाइपर मायोपिया कंडीशन, बस याद रखो, उसमें रेटिना के अहेड नहीं बनता है बस, ठीक है, आगे नहीं बनता, पीछे वाला जो प्रॉब्लम होती है, तो यही आंसर इसका हो जाएगा। अब कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ट्रैवलिंग वेव्स के बारे में बोल रहा है, ठीक है, देखते हैं। एनर्जी इज नॉट ट्रांसमिटेड थ्रू द मीडियम बाय दीज वेव्स, अच्छा, एनर्जी ट्रांसमिट नहीं होती ट्रैवलिंग वेव्स में। इन दीज वेव्स ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम डू नॉट वाइब्रेट, सारे पार्टिकल्स वाइब्रेट नहीं करते। इन दीज वेव्स द वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड ऑफ ईच पार्टिकल ऑफ द मीडियम इज इक्वल, बिल्कुल तीसरा ये ट्रैवलिंग वेव्स में यही होता है। अब आते हैं 12th वाले में, सूची को फिर से मिलाना है, एक्सरे है, कौन कौन से जो इनकी खोजकर्ताएँ थे जो डिस्कवरी किए थे वो उनसे करना है, ठीक है। गामा का तो पॉल विलार्ड किए थे,
तो ए का हो जाएगा 4, ठीक है, ए का 4 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे ए लिख देते हैं। और एक्सरे के जो होते हैं रॉन्ग टर्न किए थे, ऊपर भी हम लोग देख के आए क्वेश्चन, तो एक्सरे के रॉन्ग टर्न किए थे। पैराबैंगनी किरणें जो होती है यूवी रेस के जोहान विंगटन रिक्टर स्केल वाले रिक्टर, ठीक है, पैराबैंगनी, तो ये हो जाएगा सी वाले। और उसके बाद आइजैक न्यूटन जो किए थे वो दृश्य विकिरण किए थे, ठीक है, तो इसका 12th का हो जाएगा हमारे पास बी। अब आते हैं दोलन करने वाली वस्तु अपने माध्य स्थिति से महत्तम विस्थापन कहलाता है। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होती है ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट की मीन पोजीशन से क्या कहलाती है, मीन पोजीशन से, तो ये भाई एम्पलीट्यूड ही कहलाएगी जो, ठीक है। अब आते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स के बारे में, वो बोल रहा है किसके लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स हमें भी पता, डेप्थ को सी में, सोनार सिस्टम, रिमूविंग सूट फ्रॉम द फैक्ट्री चिमनीज के लिए भी हटाना होता है, क्लीनिंग द पार्ट्स ऑफ द वॉचेस, बिल्कुल, डिटेक्टिंग द ब्रेन ट्यूमर को भी, भाई सही है। तो इसके एप्लीकेशन सारे ही हैं। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो निम्नलिखित में से किस में परिवर्तन होता है, मतलब साउंड ट्रैवल करती है तो किस चीज़ में चेंज आता है, तो ये आता है ध्वनि की चाल में, स्पीड भी बदलेगी, वेवलेंथ बदलेगी, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, तो सिर्फ और सिर्फ ए हो जाएगा। अब आते हैं ट्रैफिक पुलिस इज यूज टू मशीन द डिटेक्ट द स्पीड ऑफ द, मशीन का प्रयोग करती है जो ट्रैफिक पुलिस होती है, किस चीज़ की मशीन का प्रयोग करती है, डॉपलर इफेक्ट में इस आधारित होता है जो ट्रैफिक पुलिस स्पीड जो डिटेक्ट करती है मशीन की, व्हीकल्स की। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 17 का बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द पिच ऑफ द साउंड डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड, पिच उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। यूजली द पिच ऑफ अ वुमेन्स वॉइस इज लोअर देन द मैंस वॉइस, मैन का वॉइस से वुमेन के दोनों ही गलत है, स्टेटमेंट ये उल्टा है और डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे, तो नीदर 1 नीदर 2, मतलब दोनों में से कोई भी कथन सही नहीं है। हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्स द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो जिसके लिए इनको प्राइज भी मिल चुका था, तो ये थे हेनरिच रोडोल्फ हर्ट्ज जो थे, हर्ट्ज, तो वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए पाए गए थे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अरेंज द फॉलोइंग वेव्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी, सबसे ज़्यादा इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो हमने ट्रिक तो याद किया था राम इन, तो रेडियो वेव्स इन, यूवी विजिबल, एक्सरे, गामा, इधर एनर्जी सबसे ज़्यादा है, एनर्जी इज़ मैक्सिमम हियर, तो सबसे ज़्यादा गामा की होगी, फिर एक्सरे और फिर माइक्रो और ये इंफ्रारेड वाले हैं, तो इसका हो जाएगा बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कंसीडर करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द साउंड, साउंड के बारे में। सोनिक बूम इज अ वेरी लाउड एंड पावरफुल साउंड, सोनिक बूम प्रोड्यूस बाय द चेंजेस इन द एयर प्रेशर एसोसिएटेड विद द सॉक्स वेव्स जनरेटेड ड्यू टू द अल्ट्रासोनिक मोशन की वजह से होता है ऐसा, ठीक है। और उसके बाद टू हियर क्लियर ईको अगर हम दीवार में नहीं था, रूम अगर क्लोज रहते हैं तो उसमें चिल्लाओ तो ये प्रोड्यूस होती है ईको साउंड। अ टाइम गैप ऑफ 0.1 सेकेंड इज रिक्वायर्ड बिटवीन द ओरिजिनल साउंड एंड द रिफ्लेक्टेड साउंड, गैप रिक्वायर्ड होती है। रिवर्बरेशन इज अ स्टेट ऑफ परमानेंट साउंड ड्यू टू द रिपीटेड रिफ्लेक्शन, उसकी वजह से रिपीटेड रिफ्लेक्शन की वजह से ऐसा होता है, तो ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। अब आते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, स्टेथोस्कोप जो होती है मेडिकल इंस्ट्रूमेंट विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द इंटरफेरेंस ऑफ द साउंड, इंटरफेरेंस ऑफ द साउंड पे ही डिप करती है। अच्छा, द सीलिंग ऑफ द सिनेमा हॉल इज मेड ऑफ द कर्व्ड, थोड़ा कर्व्ड बनाया जाता है, क्यों? सो दैट द साउंड डज नॉट रिफ्लेक्ट रिपीटेडली एंड द साउंड कैन बी हर्ड क्लियरली, नहीं तो इको प्रोड्यूस होएगा ना, तो इसकी वजह से, तो इसमें सेकेंड वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। जो ध्वनि बार बार उत्पन्न होती है उसकी बेसिस पे ये नहीं किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पहला वाला गलत, इंटरफेरेंस ऑफ द साउंड पे नहीं किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राइट द गिवन 4 कलर्स असेंडिंग ऑर्डर में, कि उसके वेवलेंथ्स कैसे हैं। विवग्योर वाला हमें पता ही है फॉर्मूला, और इसका सबसे ज़्यादा वेवलेंथ के बारे में बोल रहा है, तो ये हो जाएगा हमारे पास सबसे ज़्यादा वॉयलेट, विवग्योर वाला, ठीक है। वॉयलेट, ग्रीन, येलो, रेड वेवलेंथ, रेड की जो वेवलेंथ होती है, क्योंकि इसने बोला असेंडिंग ऑर्डर में रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, तभी जो लाइट्स होती है ना स्ट्रीट लाइट्स पे, जो ट्रैफिक लाइट्स में रेड कलर मार्क करना, रेड कलर की गाड़ियाँ एम्बुलेंस में लगाना, तो क्योंकि दूर से ही दिख जाता है, वेवलेंथ ज़्यादा है इसकी, तो ये हो जाएगा। अब आते तेज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर के बारे में बोल रहा है, तो द इमेज फॉर्म बाय it is virtual and equal to the object. If a person wants to see his full image in the mirror, then a minimum height of the mirror should be half the height of the person. If a person walks towards the mirror, अच्छा, with a speed of n, then he will see his image coming toward him with a speed, इसकी 2n की तरह स्पीड में आएगी, तो इसमें हो जाएगा हमारे पास तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, उसकी 2n पे ही स्पीड से आएगी। और ये वाला स्टेटमेंट हमें पता है कि अगर कोई किसी आदमी को अपनी पूरी इमेज देखनी होती है मिरर में, हम देखना चाहते हैं अगर कहीं भी मॉल में जाते हैं, देन मिनिमम हाइट जो होती है मिरर शुड बी, उसके
हाइट अगर इतनी है तो हाफ इतनी होनी चाहिए, हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द पर्सन, ठीक है। मिनिमम शुड बी, मिरर की जो हाइट होगी शुड बी हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द पर्सन, ठीक है। जो आदमी इतना बड़ा हो तो उसके हाफ तो एटलीस्ट होना ही चाहिए, तो उसकी वजह से पूरा इमेज आती है, अदरवाइज नहीं। और स्पीड तो हम एन तो 2n से दिखेगी। 24 देख लेते हैं। स्ट्रेट रॉड पार्शली इमर्स्ड इन द लिक्विड अपीयर्स क्रूड। अच्छा, अ सन इज विजिबल एट सनसेट इवन व्हेन इट्स बिलो द होराइजन, होराइजन पे रहता है बिलो सनसेट। अ क्वाइन लाइंग एट द बॉटम ऑफ द वेसल अपीयर्स रेज्ड अप द ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स। तो कौन कौन से प्रोसेस होती है? रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन जो होती है चेंजेस वाली होती है, तो सारे के सारे होते हैं रिफ्रैक्शन। क्योंकि जब एक रेफरेंस दो एटमॉस्फेयर को चेंज करते हैं ना, दो चीज़ों को कंडीशन में, क्योंकि इसमें पानी में डाल दिया और सन जो है विजिबल ये वाला, वेसल अपीयर रेज्ड अप, अगर लाइट कॉइन डाल दिया है, अगर कॉइन कोई सिक्का हम डाल देते हैं थोड़ा सा, भले ही वो नीचे रहता है पानी में बट वो लगता है कि ऊपर है, तो हमने दो उसको चेंज कर दिया ना, वो क्या कहते हैं सीन को। जैसे एक एयर में नॉर्मली एक पानी में डाल दिया, ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स भी चेंज हो रहा था, रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। कंसीडर द फॉलोइंग फिनोमेना। अब मेरे जो मिराज होता है अपियरिंग इन हॉट एंड कोल्ड रीजन्स, ठीक है। ब्रोकन ग्लास शाइनिंग मोर, तो जो भी ब्रोकन ग्लास होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। डायमंड शाइनिंग जो होती है वो भी, तो जो भी शाइनिंग की चीज़ें होंगी ना तो सब इसी में होता है। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ही मिराज जो होती है कोल्ड रीजन्स में, मिराज अपेयरिंग हॉट एंड कोल्ड रीजन्स में इसी वजह से होती है, गर्म और ठंडे की वजह से, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। और ऑप्टिकल फाइबर में भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही होता है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर्स इज यूज्ड बाय द डॉक्टर टू एग्जामिन द इंटरनल पार्ट्स ऑफ द ईयर, नोज एंड थ्रोट्स। कौन से ज़्यादा होगा? तो वो होगा हमारे पास कनकेव, क्योंकि ये केव है तो होता है ना, केव के अंदर देख सकते हैं, तो हमारा मुंह केव है तो ऐसे तरह के देख सकते हैं, नोज समटाइम्स तो केव आता है। अब कंसीडर द फॉलोइंग, और एक और बात, कनकेव लेंस ही यूज़ किया जाता है, यहाँ तो मिरर है, कनकेव लेंस यूज़ किया जाता है मायोपिया में, मायोपिया करेक्ट करने में, और वैक्स वाला हाइपर मायोपिया। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज ऑल्सो कॉल्ड द पावर ऑफ द लेंस। जो फोकल लेंथ होता है उसको पावर ऑफ द लेंस भी कहते हैं, ठीक है। तो 27 में बोल रहा है द फोकल लेंथ वाला हो गया। व्हेन टू लेंस आर प्लेस्ड साइड बाय साइड देयर पावर्स आर एडेड। डायप्टर होता है लेंस का पावर। अच्छा, व्हेन कन्वेक्स एंड कनकेव लेंस ऑफ इक्वल फोकल लेंथ आर जॉइंट टुगेदर दे बिहेव लाइक अ प्लेन ग्लास। तो इसमें सारे मतलब तीन ही स्टेटमेंट सही हैं। देखो, लेंस की जो क्षमता वाला माप पर है तो वो तो सही है। डायोप्टर जो उसने बोला कि 1 मीटर वाला डायोप्टर में ही करते हैं, 2 लेंस को सटाकर उसकी क्षमताएं जुड़ जाती हैं, तो वो वाला भी सही है कि साइड बाई साइड किया था तो ऐड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जब समान फोकस की दूरी पे जो उत्तर और अवतल लेंसों को परस्पर मिलाया जाता है तो समतल कांच की भांति व्यवहार करते हैं, उनमें इनकी जो क्षमता शून्य एवं फोकस की दूरी अनंत हो जाती है, ठीक है। बट ये जो ऊपर वाला दिया हुआ है ना, द फोकल लेंस इज द पावर ऑफ द लेंस, तो जो फोकल लेंथ है ना लेंस, वो पावर ऑफ द लेंस नहीं कहते हैं, उसकी फोकस दूरी के वृत्तम को लेंस की क्षमता कहते हैं। तो वो इसमें से ये वाला गलत हो जाएगा। तो तीन ही स्टेटमेंट सही है, जो डायप्टर है और ये सब स्टेटमेंट वाले, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द स्कैटरिंग ऑफ द कलर डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ। मतलब वेवलेंथ पे डिपेंड करता है कि स्कैटरिंग ऑफ द कलर्स, ठीक है। द कलर ऑफ द लाइट हैविंग शॉर्टर वेवलेंथ इज अ लेस स्कैटर्ड। जो शॉर्ट वेवलेंथ होती है वो लेस स्कैटर्ड होगी, तो इसमें ये वाला गलत है, पहला वाला ही सही है। अभी हमने देखा रेड वाले में जो वायलेट होती है, जो शॉर्ट होगी वो ज़्यादा स्कैटर्ड होगी, अपोजिट बोल रहा है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज वायलेट कलर इज स्कैटर्ड मोस्ट। क्योंकि वायलेट कलर ज़्यादा स्कैटर्ड होता है। अभी देखो ऊपर वाला दूसरा और पहला ये 28 और 29 थोड़ा अपोजिट नहीं बोलने लगा, ठीक है। रेड कलर हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एंड हैंस स्कैटरिंग इज लीस्ट, बिल्कुल, और तभी वो एम्बुलेंस और इसमें यूज़ किया जाता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अल्टरनेटिंग करंट कीप्स द चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ अ सर्टेन इंटरवल। अच्छा, अल्टरनेटिंग करंट जो होती हैं वो डायरेक्शन ऑफ द सर्टेन इंटरवल। एन इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ डायरेक्ट करंट इज द इलेक्ट्रिक पावर कैन बी ट्रांसमिटेड टू डिस्टेंस प्लेसेस विदाउट द एनर्जी लॉस। कैसे एनर्जी लॉस के बिना कर सकते हैं? तो पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, मैच द फॉलोइंग करना है। अब हेनरी का जो ये सारी जो मैच द फॉलोइंग है, ठीक है। हेनरी, पृथ्वी का जो घनत्व परिकलन है तो वो हेनरी कन्वेक्शन का ही है। रडार का जो है वो तो रडार का रॉबर्ट वॉटसन था ना, वॉट वाला, तो वो था। सौरमंडल की जो खोज की गई थी कोपरनिकस, ये तो सबसे फेमस। और जो मैसॉन नामक की जो कड़की मैसॉन जो होती है युकाबा ने की थी, तो ये हो जाएगा 31 का सी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डिटरमाइन द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट। कौन कौन से फैक्टर्स जो डिटरमाइन करते हैं
तो देखते हैं नंबर ऑफ द वायर, अच्छा डायरेक्शन ऑफ द कॉइल इंस्टॉलेशन, टाइप ऑफ द कोर मटेरियल, करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 1, 3, 4 हो जाएंगे, सेकेंड वाला नहीं, डायरेक्शन नहीं तय करता है। अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स, किसके बेसिस पे रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड करता है, तो लेंथ, ठीक है, एरिया, नेचर ऑफ द मटेरियल, तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं 33 में। उसका फॉर्मूला भी हमें पता है ना, V = IR, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I, तो उसका R उसका कांस्टेंट यूज़ करते हैं इक्वल लगाने के लिए, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटाने के लिए। पोलराइड क्या होता है, पोलराइड यूज़ किस लिए की जाती है ये बोल रहा है, ठीक है, देख लेते हैं। सन ग्लासेस की रिमूव ग्लेयर ऑफ द लाइट, ठीक है, इन व्यूइंग 3 डायमेंशनल इमेजेस के लिए जो आजकल देख रहे हैं, इन स्टडिंग द ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल, तीनों ही करते हैं। गिवन बिलो किया, स्टेटमेंट दे दिया, रीजन दे दिया। अलॉयज आर यूज्ड इन मेकिंग कॉमन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस लाइक इलेक्ट्रिकल आयरन, टोस्टर, ये सब चीज़ें। द रेसिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज लेस देन दैट ऑफ द कॉन्स्टेंट, जो कॉन्स्टेंट मेटल्स होते हैं उसकी जो रेसिस्टिविटी होती है उसके एलॉय से कम होती हैं। तो इसके स्टेटमेंट दो देखो, आर वाला करेक्ट है, उसकी रेसिस्टिविटी गलत दिया हुआ है, रीजन ए करेक्ट है, ठीक है। कंसिडर कर लेते हैं फॉलोइंग स्टेटमेंट, द फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज कोलाइडिकल पार्टिकल प्रोड्यूस बाय द फॉस्फोफेरेंस की वजह से, बोल रहा है फॉस्फोफेरेंस की वजह से होता है। अच्छा, व्हेन सन लाइट पासिस थ्रू द कैनोपी, जो पेड़ों के बीच की जो एरिया होती है, जो आती है अंदर से सनलाइट, डेंस फॉर इट गिव्स अ टिंडल इफेक्ट, बिल्कुल सही है, टिंडल इफेक्ट वाला ही देता है। टिंडल इफेक्ट पता ही है कि जो पेड़ पौधे होते हैं, 2-4 पेड़ पौधे हो गए, उसके बीच से जो निकल के आती किरणें, उसको कहते हैं। तो पहला वाला गलत है, फॉस्फोरेंस वाला नहीं होता, स्फुरप्रति उत्पन्न वाली नहीं है, तो सेकंड वाला ही सही है, तो इसका हो जाएगा सी। कंसीडर करते हैं स्टेटमेंट्स इंडियन के साइंटिस्ट और उसके इनकी कंट्रीब्यूशंस कौन कौन से हैं। तो श्रीनिवास रामानुजम के नंबर थियरी वाला, तो ये तो नंबर थियरी ही है, ठीक। तो श्रीनिवास तो ये, अच्छा यूमो पर विचार करिए, तो पहला वाला गलत हो गया भाई, इसको अब कहाँ से ये हो गया। SN बोस साहब जो हैं, बोसमॉन नामक की कण की उन्होंने खोज की थी, तो ये सही है बोसॉन के बारे में। बाबा जी हैं, भारत के परमाणु जो किए थे, भारत के परमाणु ऊर्जा के जो जनक कहे जाते हैं, परमाणु, बिल्कुल। जो साहा जी हैं वो तापनीय आयकरण, तो इसमें तो सिर्फ और सिर्फ 3 ही यूज नहीं है, पहला वाला रामानुजम नंबर थियरी से रिलेटेड है, इजी था। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इलेक्ट्रिकल सेल इज अ डिवाइस कन्वर्टिंग द केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अच्छा, बोल रहा है सेकेंडरी सेल्स बिकम्स अनलेस यूजलेस आफ्टर बीइंग डिस्चार्ज वंस। तो देखो सबसे बड़ी बात है, इसमें हो जाएगा आंसर पहला वाला ही सही है, जो एनर्जी का कन्वर्जन होता है। सेकेंडरी सेल्स होती हैं, डिस्चार्ज वंस के बाद खराब तो नहीं होते, प्राइमरी सेल्स होते हैं, ऐसा, ठीक है। इस सेकेंडरी सेल को तो फर्दर यूज़ भी कर सकते हैं हम। 39 देख लेते हैं, बोल रहा है कि कंसीडर करो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ के बारे में, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ में क्या बोल रहा है, इट कंसिस्ट ऑफ अ थिन वायर ऑफ लो रेजिस्टेंस एंड अ हाई मेल्टिंग पॉइंट विच इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सर्किट। नहीं, इट इज़ एन एलॉय मेड ऑफ द लेड एंड अ टीन, तो लेड और टीन के एलॉय से बना होता है, बिल्कुल सही है। और ये विद्युत फ्यूज़ का जो होता है, ये पतला तार होता है और श्रेणी क्रम में संबंध होता है, पैरेलल में नहीं होता है, सीरीज में होता है, ठीक है, वही गलत दिया हुआ है। मैच द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, इन्वर्टर्स और इंस्ट्रूमेंट दे दिया, इन्वेंटर जो खोज पर करता है और उनके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं। विद्युत बैटरी, मतलब इसके विद्युत बैटरी में तो एल्सांड्रो वोल्ट्रा जी हैं। सिलाई मशीन का तो हाओ, ठीक है। मशीन गन जो है पकल, ठीक है। डायनामाइट का सबसे ज़्यादा फेमस है, तो अल्फ्रेड नोबल डायनामाइट, तो 40 का हो जाएगा बी, डी का 3